स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम जानते हैं केमिकल शिफ्ट के नाम से। तो बात करने वाले हैं केमिकल शिफ्ट की। तो देखिए दोस्तों, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, थोड़ा सा उसको आपको हिंट देता हूं। लेकिन उससे पहले की अगर थोड़ी सी बातें बताऊं तो आप जान चुके हैं कि किस तरह से हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर से हम किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसके बारे में भी आप सारी बातें जानते हैं। तो उसके वहां पर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एक ऑपरेशन होता है, जो एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से इस ऑपरेशन को करवाते हैं। ऑपरेशन मतलब हमारा सैंपल से स्पेक्ट्रा बनाने तक की जो टेक्निक है वो हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन के अंदर यानी कि जो ये ऑपरेशन सारा का सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ट्रीट कराया जा रहा है, तो हम वहां क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं कि हम एक तो क्या करें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोला, हम उसको बार बार चेंज करते जाएं और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है हम उसकी एब्जॉर्प्शन की पीक देखें। दूसरा हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है कि हम हमारी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और हम क्या करें, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बार बार चेंज करते जाएं और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर सारे के सारे प्रोटॉन के सिग्नल्स को देखें। तो अब आपके पास दिक्कत कहां आई, ये आप बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो हमारी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं कि अगर आपके पास 1.4 टेस्ला अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो है यूज करते हैं तो उसके पास आपकी जो वैल्यू होती है वो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है। अगर 2.8 होगी, या मैं 2.35 की बता देता हूं, 2.35 टेस्ला आप लेंगे तो 100 मेगाहर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन यहां दिक्कत क्या आई, यहां पर दो जब अलग अलग केमिस्ट अलग अलग अपनी लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो एक के पास मान लीजिए 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है और दूसरे के पास 100 मेगाहर्ट्ज पर काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो दिक्कत कहां आएगी, जब वो सेम सैंपल को अलग अलग लैब में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, और वो इंस्ट्रूमेंट में खास बात क्या है कि उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। जब उसके ऊपर उस सैंपल को एनालाइज करेंगे तो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है उसके सिग्नल की जो पीक्स हैं वो अलग अलग वैल्यू पर मिलती हैं, क्योंकि पीक के आधार पर ही क्या होगा, हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के कारण जो एनर्जी स्पेसिंग है उसके बीच में डिफरेंस पड़ेगा। जितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी एनर्जी स्पेसिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेम सैंपल की अलग अलग पोजीशन के ऊपर पीक आई। तो इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इजाद करा गया केमिकल शिफ्ट को। केमिकल शिफ्ट कैसे, हमने एक कंपाउंड लिया टेट्रामिथाइलसिलेन, जैसे कि हमें जो हमारा सैंपल होता है जिसे का हमें सॉल्यूशन बना करके यूज करते हैं, हम उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा इसकी डाल देते हैं। किसकी? टेट्रामिथाइलसिलेन की। क्यों यूज करा, इसकी भी कुछ खूबियां हैं, आज की क्लास में उसको भी बताऊंगा। तो सैंपल को डाल देते हैं, उसको एक रेफरेंस मानते हैं और उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको जीरो ट्रीट करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में जितना भी चेंज हमारे पर्टिकुलर सैंपल के अंदर आता है उसको हम देखते हैं फिर शिफ्ट के नाम से। मानते हैं कि टेट्रामिथाइलसिलेन की वैल्यू 0 के ऊपर है, हम डेल्टा स्केल का यूज करते हैं और टाउ स्केल का, दो हम स्केल जो है यूज करते हैं केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए। और हम क्या करते हैं, रेफरेंस को 0 मानते हैं और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जितनी भी केमिकल उसकी जो शिफ्ट होती है, यानी कि जितनी भी पोजिशन उसकी शिफ्ट हुई है, जिस मान लीजिए 0 आपका है टीएमएस का, उसके अंदर मान लीजिए कोई और सैंपल ले लिया तो उसकी एक पर्टिकुलर पीक आएगी, मान लीजिए कि वो है 4 के ऊपर, तो जो 4 है वो हमारी केमिकल शिफ्ट आपको बताता है। तो थोड़ा सा केमिकल शिफ्ट के बारे में जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या बताता है, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल, पीएमआर बोल सकते हैं, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H1NMR बोल सकते हैं, जब किसी और केस की बातें करते हैं तो वहां पर ऐसे अलग अलग, जैसे कार्बन 13 की बात करेंगे तो वहां कार्बन का लेते हैं। तो पीएमआर का जो सिग्नल है रिजल्टिंग थ्रू सील्डिंग एंड डीसील्डिंग, यानी कि सील्डिंग और डीसील्डिंग का फिनोमिना होने के बाद, सारे के सारे इफेक्ट लगने के बाद जो पीक आती है उसका जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों सील्डिंग और डीसील्डिंग में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि सर्कुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है फिर वो उसको अपोज करता है, या उसके मतलब या तो उसको रीइंफोर्स कर देता है या उसके जो अलाइनमेंट में आ जाता है उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है। इन सारे के सारे इफेक्ट को करने के बाद
पीएमआर सिग्नल की वैल्यू के अंदर, उसकी पोजीशन के अंदर जो शिफ्ट आता है उसे हम जानते हैं हमारे केमिकल शिफ्ट के नाम से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, यहां से देख सकते हैं। तो क्या बताता है कि प्रोटॉन इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब ओवर ए फ्रीक्वेंसी रेंज 700 मेगाहर्ट्ज 700 हर्ट्ज बोल सकते हैं, या इसकी जो हर्ट्ज को दूसरा जो हम बोल सकते हैं सीपीएस। सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, मैं यहां लिख भी देता हूं। सीपीएस का मतलब है हमारा साइकिल पर सेकंड, ये एक इसकी यूनिट होती है मापने की, ये भी पहले आपको बता चुका हूं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, ज्यादातर जो है 700 हर्ट्ज का यहां पर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, आप इसको बोल सकते हैं 14100 गोज, या मैं इसको बोल सकता हूं 1.4 टेस्ला। ये आपकी अलग अलग यूनिट हैं। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहां पर गोज, हर्ट्ज, इन सारी की सारी वैल्यूज में चेंज करते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी उसके अंदर गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को हमने नोट करते हुए चलना है। तो क्या होता है कि द प्रोटॉन एब्जॉर्ब एट ए फ्रीक्वेंसी अराउंड, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हर्ट्ज, या मैं आपको बोल सकता हूं 60 मेगा हर्ट्ज, जो मैंने आपको बताया था कि 1.4 टेस्ला के ऊपर या 14100 गोल्स के ऊपर आपको 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करता हुआ दिखता है। आगे चलते हैं। सील्डिंग एंड डीसील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन वेरी मोडेस्ट, यानी कि सील्डिंग और डीसील्डिंग का फिनोमेना देखा आपने, अच्छा खासा इफेक्ट देखा कि जो एल्कीन की वैल्यू थी, या मेरा जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ प्रोटॉन था, कितना इजाफा हो गया, वैल्यू 7.27 के पास पहुंच गई। अगर रिंग के पास कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, या सिंपल जो बेंजीन का प्रोटॉन है। लेकिन ये क्या होता है, एक काफी मोडेस्ट सा चेंज मिलता है। 10 की पावर 8 में 108 में से आपको क्या होता है, केवल एक के अंदर ही ऐसा केस देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको चेंज को हम देख सकते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि द रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी, जो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है वो मेजर करी जा सकती है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, ±1 हर्ट्ज की वैल्यू के साथ जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इक्वेशन देखिए, मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर दोबारा बता देता हूं। इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन होते हैं, देखिए आप ई लेते हैं, हम एनर्जी को मानते हैं एच न्यू, यानी कि ये हमारी प्लैंक्स के द्वारा दी गई इक्वेशन है। लेकिन एनर्जी जो मैंने यहां से आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो और साथ के साथ पी नोट मैंने क्या करा था कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली टर्म यहां से आई थी। तो एच न्यू को जब इसके बराबर रख देता हूं, और एक और बात आपको बताई थी दोस्तों कि जो हमारी यूनिट होती है गामा को, हम किस में, यूनिट ऑफ गामा कौन सी होती है, h/2 पाई की यूनिट में इसको ट्रीट करते हैं। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो कुछ इस प्रकार से आई थी। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो थी गामा इंटू बी नोट बाय 2 पाई, क्योंकि एच से एच फिर कट गया था। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास आई थी। यहां पर जो हमारा गामा है वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैं लिख देता हूं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है ये आपको डिटेल में पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूं। बी नोट हमारा होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा है। ये सारी की सारी बातें, काफी आसान बातें हम जान चुके हैं। लेकिन अभी यहां पर मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी दोस्तों। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने एक नाम लिया था टेट्रा मिथाइल सिलेन, जिसे हम लिखते हैं TMS से। देखिए TMS आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि एक सिलिकॉन के साथ जो है वो आपके 3 CH3 ग्रुप जो है वो जुड़े हुए होते हैं, सॉरी 4 CH3 ग्रुप। एक सिलिकॉन के साथ, सिलेन जो है ना, सिलेन आया है सिलिकॉन की वजह से, एक सिलिकॉन के साथ 4 CH3 ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए जब एक CH3 ग्रुप के अंदर देखता हूं तो 3 प्रोटॉन, तो टोटल मेरे पास कितने प्रोटॉन होते हैं, या बोलूं हाइड्रोजन कितने होते हैं, यहां पर 12 हाइड्रोजन होते हैं। और ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर 12 एक जैसे जो हाइड्रोजन है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक जैसे से मेरा मतलब है केमिकली इक्विवेलेंट जो हमारे हाइड्रोजन है वो टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर ही उस टाइम पर हमें देखने को मिले थे, जिस टाइम पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बातें करी गई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इजाद करी गई थी, ये टेक्निक जो है वो लेकर के आई गई थी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं कि हमने क्यों चूज करा रेफरेंस के तौर पे। तो पहला पॉइंट आता है कि 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। देखिए मैग्नेटिकली जो इक्विवेलेंट होगा वो केमिकली इक्विवेलेंट भी हम लेकर के चलते हैं,
या ऐसे बोल सकते हैं कि जो केमिकली इक्विवेलेंट होगा वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होगा, और केमिकली इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट वो क्या होता है वो मैं भी आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होकर के चल रही हैं। आप अगर अगली क्लासेस में अच्छे से कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो पहले पिछली क्लासेस को आपको जानना होगा, तभी आप अच्छे से आगे हमारे साथ चल पाएंगे। तो देखिए, एक तो हुआ कि 12 इसके अंदर प्रोटॉन थे, दूसरा क्या है, आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई है 1.8। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बताता है कि टीएमएस प्रोटॉन एब्जॉर्ब एट ए सिग्निफिकेंटली हायर फील्ड देन प्रोटॉन इन मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि जो सिलिकॉन के पास ये प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है सबसे ज्यादा हायर फील्ड पर ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है 1.8 जो है, कार्बन से क्या है ये 2.5 होती है कार्बन की, और हमारे पास क्या है, देखिए सिलिकॉन की दी गई 1.8 और कार्बन की क्या दी गई 2.5। तो कार्बन से जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या मैं बोल सकता हूं ये क्या है, सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस वजह से भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है, देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ड्राइव्स कर लेता है इलेक्ट्रॉन के, जो मिथाइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है उनको, और हम क्या करते हैं, इस वजह से हम जो है हमारा ट्राई मिथाइल सिलेन या टीएमएस को रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद क्या बताता है कि जो हमारा टीएमएस है वो केमिकली इनर्ट है, वो इतनी जल्दी हम जो सैंपल के अंदर उसको डालेंगे ना तो वो सैंपल के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाता, और रिएक्शन नहीं दिखाएगा तो एज इट इज सैंपल हमें मिल जाता है। अगर कोई हम ऐसा सैंपल ले, हम कोई ऐसा रेफरेंस लें जो अगर सैंपल के साथ ही रिएक्ट कर जाए तो फिर वहां से ना तो उसको जीरो मान पाएंगे, ना उसकी जो फर्दर जानकारी है वो हम ले पाएंगे। एक है कि ये हाईली वोलेटाइल है, वोलेटाइल, या दूसरी टर्म आपको बताता हूं ये मिसिबल बोल लें, या एक और क्या है, ये फ्लेमेबल भी होता है दोस्तों। हाईली फ्लेमेबल, वोलेटाइल, मिसिबल, कितनी इंपॉर्टेंट इसकी बातें हैं। ये क्या बताता है कि केमिकली इनर्ट है, और हाईली फ्लेमेबल कितने पे, 300 केल्विन का इसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो इन सारी जानकारी को जानने के बाद हमने क्या करा, हमने टीएमएस को एज ए रेफरेंस यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि हम क्या करते हैं, टीएमएस की वैल्यू को जीरो मानते हैं। आपको स्केल बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन उससे पहले एक बार यूनिट भी बताऊंगा क्या क्या यूनिट होती है, कैसे कैसे काम चलता है। तो जीरो डॉट टीएमएस को मान करके उसके हिसाब से जितनी भी वैल्यू पर आगे हमारी जो पोजीशन होती है सिग्नल की, उसको हम मानते हैं केमिकल शिफ्ट। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि आपके पास आती है कि यूनिट क्या लेंगे हम केमिकल शिफ्ट की। तो हम केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जीरो जो टीएमएस लिया है उससे कितना शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे कि केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है, मैं यहां से अंडरलाइन भी कर देता हूं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि देखिएगा दोस्तों कि केमिकल जो शिफ्ट होती है मेरी, वो क्या करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी के या हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी के। क्योंकि आप जानते हैं कि हम रेडियो वेव का यूज कर रहे होते हैं हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ के साथ फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा दोस्तों जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, उस एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है कि हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि आपको मैंने बताया था 200 मेगाहर्ट्ज पे 400 मेगाहर्ट्ज, 600, 800, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर हम एक जगह, हम क्यों आया केमिकल शिफ्ट की, एक जगह मान लीजिए सेम सैंपल को, एसीटोन को, किसी भी सैंपल को, हेक्सेन, कहीं भी किसी का स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर रहे हैं, एक पोजीशन पर हम देखेंगे कि यहाँ कोई अलग पोजीशन पर उसकी वैल्यू आ रही है, दूसरी लैब में देखा इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग थी तो वहां पर अलग वैल्यू थी, तीसरी में देखा वहां अलग वैल्यू थी। तो सारी इस चीज को खत्म करने के लिए केमिकल शिफ्ट आई। तो केमिकल शिफ्ट जो होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो देखिएगा दोस्तों, एसीटोन जो होता है ना,
एसीटोन के केस में हमारे पास क्या आता है, यहाँ हमने एक और टेक्निक आपके लिए बताई है, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इसको कैसे ले सकते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं। देखिएगा क्या बताता है कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की पार्ट्स पर मिलियन जो काफी यूज यूनिट है, और उसको क्या बताता है कि केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर के साथ। फैक्टर कौन सा, 10⁻⁶, क्योंकि हम मेगा हर्ट्ज में लेते हैं ना हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को, तो हम मेगा हर्ट्ज को हटाने के लिए, उसको हर्ट्ज में करने के लिए 10⁻6 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट की ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए कैसे लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, हम डेल्टा को क्या करते हैं, हम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है। जैसे कि इसकी मान लीजिए एसीटोन की बात करते हैं तो इसके लिए 126 वैल्यू आती है। तो जैसे कि एसीटोन के लिए ले लेते हैं 126 इंटू 10⁻6, और यहाँ पर जो भी कोई भी मेगाहर्ट्ज, जैसे कि 200 मेगाहर्ट्ज का है, यहाँ पर मान लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज का हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है, तो 100 इंटू 100 मेगाहर्ट्ज लिख लिए या 100 इंटू 10⁻6, और ये हमारी आएगी 2.1 पार्ट्स पर मिलियन। ये आती है मेरी एसीटोन के केस में इसकी केमिकल शिफ्ट। शायद आप इसके बारे में जान चुके होंगे, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सिंपल आपने क्या करना है, 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे हमने डिवाइड करना है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम लेकर के चल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बताता है, आपको बताया गया स्केल, कि किस प्रकार का स्केल हम केमिकल शिफ्ट के लिए यूज करते हैं। तो एक बार मैं आपको स्केल ड्रॉ करके भी बता देता हूं, और उसके बाद की जो कहानी होगी फिर उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कैसा होता है दोस्तों, मेरे पास आपको बता ही देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है। यहां पर जो ये वैल्यू होती है दोस्तों, यहां हम इसको 0 लेते हैं, और यहाँ जो ये वैल्यू होती है ये टीएमएस के लिए होती है। टीएमएस मेरा क्या होता है, ये हम लिखते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। और यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ये वैल्यू जो है ना ये बढ़ती जाती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो ये वैल्यू है ये हमारी बढ़ती चली जाती है। ये जो स्केल मैंने आपको बताया है ये स्केल है हमारा डेल्टा स्केल। कौन सा स्केल दोस्तों, डेल्टा स्केल। लेकिन हमारे पास एक और स्केल भी होता है, हम एक टाउ स्केल भी यूज करते हैं। तो टाउ स्केल कैसा होता है, ये भी 0 से 10 तक हम लेकर के चलते हैं, लेकिन जैसे आप इधर से आ रहे हैं तो आप डेल्टा स्केल में बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप ऑपोजिट में जाने लग जाएंगे, या तो आप लिख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो 10 माइनस, या टाउ को ही लिख लेते हैं कि जो टाउ है वो हमारा 10 माइनस डेल्टा होता है। तो यहां जब आप टाउ स्केल में देखेंगे तो यहाँ 10 होगा, 9 होगा। मैं लिख देता हूं, टाउ स्केल में देखेंगे तो 10 होगा, और यहां से बढ़ रहा होगा, यहां से कुछ इस प्रकार से वैल्यू जो होगी वो टाउ स्केल में होगी, और ऊपर वाली आपने डेल्टा स्केल में देख ली। तो जैसे कि एसीटोन की बात करें तो 2.1 के ऊपर थी, तो कुछ ऐसी पीक जैसे कि हमें देखने को मिल जाएगी। और केस होगा तो कोई ऐसी पीक हमें मिल जाएगी, कैसी लाइन भी मिल सकती है कई बार, कि पर्टिकुलर एक वैल्यू के ऊपर आपको एक लाइन मिल जाएगी, कुछ ऐसे आप इसको देख सकते हैं कि कैसी आपकी लाइन है। कोई एक लाइन आपको यहां मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि ये 5 प्रोटॉन की वजह से है, ये 4 प्रोटॉन की वजह से, किस प्रकार से है, आप सारी की सारी बातें जान लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्केल के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिएगा आपको एक वैल्यू दी गई है कि स्केल कैसे लेते केमिकल शिफ्ट का। तो मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं कि हम इसको एक तो ले करके चलते हैं डेल्टा स्केल में, एक लेकर के चलते हैं टाउ स्केल में। तो कैसे होता है देखिए, हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इसको लेते हैं, और केमिकल शिफ्ट को 2 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है मेरा डेल्टा स्केल। डेल्टा स्केल को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी हर्ट्ज में इंटू 10⁻6। मैंने जो आपको बता दिया, डेल्टा वी क्या है, ये आपका शिफ्ट है, ये है आपका शिफ्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻6 से, और उसको डिवाइड करते हैं ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज के अंदर। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। दूसरा स्केल होता है टाउ स्केल। टाउ स्केल में हम क्या करते हैं, हम जैसे कि ये टाउ है हमारा, टाउ हम लेते हैं 10 माइनस डेल्टा। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक आपको छोटी सी बात और समझाने की कोशिश करी गई है। आपको बताया गया है दोस्तों कि जो ये डेल्टा स्केल होता है, डेल्टा स्केल के ऊपर जो टीएमएस का सिग्नल होता है उसको हम 0 लेते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। और साथ ही साथ एक और जो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है वो ये है कि डेल्टा स्केल जैसे यहां से यहां चलेंगे
तो इधर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और अगर टाउ स्केल की बात करेंगे तो 10 9 8 7 6 इस तरह से हम चलेंगे। ये सारी की सारी बातें आपने जान ली। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने जाननी है वो स्केल के बारे में ये जाननी है कि जैसे जैसे हमारे पास इफेक्ट आता चलेगा, हमारे पास एनाइसोट्रोपी आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, और भी कई सारे चीजें आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, तो कई बार हम शिल्डेड प्रोटॉन डिशिल्डेड के सारे फिनोमिना के अंदर जो पीक होती है, जो सिग्नल होता है हमारा, उसके अंदर चेंज आने लग जाता है। उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी, उसकी वैल्यू के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू दोस्तों या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी या इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इन दो केसेस को हम बोल करके चलते हैं कि हमारी वैल्यू में अप फील्ड या डाउन फील्ड। तो अगर ये वैल्यू ऊपर की तरफ हो रही है तो इसे हम बोलते हैं डाउन फील्ड, और अगर ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो इसे हम बोलते हैं अप फील्ड। या दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अपफील्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा शिल्डिंग की वजह से दोस्तों। किसकी वजह से, शिल्डिंग की वजह से, और जो ये है हमारा ये आता है डी शिल्डिंग की वजह से। तो ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारा केमिकल शिफ्ट को लेकर के। इसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या क्या इफेक्ट लगते हैं, किस वजह से अप फील्ड होता है, किस वजह से डाउन फील्ड होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे अगली क्लास में। यानी कि जितने भी फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, उनकी चर्चा होगी अगली क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।